अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऐसा हेल्थ टिप्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर फवाद फारूक साहब को, जो कौमी इदारे बराए अमराज कल्ब कराची में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह ना सिर्फ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि इंतहाई अच्छे इंसान हैं, और मेरा ख्याल है कि जो भी पेशेंट इनके पास आता होगा उसकी आधी बीमारी तो वहीं पे ख़त्म हो जाती होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक और शुक्रिया माशाल्लाह। आपका मदऊ करने का। जी, जज़ाकल्लाह खैर। और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जो आप बता रहे होते हैं लोगों को, उससे इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं और वाक़ई उस पे अमल करने को दिल करता है। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि अंजाइना क्या कैफ़ियत है और ये किसे कहते हैं? देखिए, अंजाइना एक आम आदमी के समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा मर्ज़ जब स्टार्ट हो रहा होता है तो ये कोई ऐसी शिद्दत वाली चीज़ नहीं होती है। यानी इंसान को खुद जज करना होता है। और अंजाइना की जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो ये है कि आपके सीने के दरमियानी हिस्से में कोई दबाव, बोझ या घुटन का एहसास हो, और ये एहसास अमूमन आपको चलने फिरने या कोई भी मुशक्क़त का काम, सीढ़ी चढ़ना, इस नौइयत की एक्टिविटी पे, या इमोशनल स्ट्रेस, जब कभी आप एकदम से गुस्से में आ गए, उस दौरान ये चीज़ हुई, और जैसे ही आप उस सिचुएशन से निकले, यानी चलते हुए रुक गए, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुए, इमोशन आपका, गुस्सा ख़त्म हुआ और ये ठीक हो गई बिल्कुल, तो ये समझ लें इसने वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे कर दिए जो एक एंजाइना के लिए हमें चाहिए। कि सीने पे कोई चीज़ ऐसी आ रही हो जो आती हो चलने फिरने या एक्टिविटी या इमोशनल स्ट्रेस से, और फौरी रिलीफ हो जाती हो जब आप इस कंडीशन से निकल जाते हैं, तो ये बड़ा पक्का है कि ये एंजाइना हो सकता है। अच्छा, मेरे पास अक्सर मरीज इन अलामतों के साथ आते हैं और कई कई मरतबा तो ये महीनों उनको ये चीज़ चल रही होती है, और तब जाके उनको रिकग्नाइज होता है जब कोई डॉक्टर या कोई ऐसा मरीज जो ऑलरेडी दिल के मसाइल से गुजर चुका है, वो उनको गाइड करता है कि भाई इसको सिंपल ना लो, ये मस्कुलर या इंडाइजेशन या वो चीज़ें नहीं है। तो और ये उनके लिए भी बहुत अहम है जिनको दिल का मर्ज ऑलरेडी हो चुका है, ओके। कि अब उसके बाद इस नौइयत की अगर तकलीफ हो रही है तो ये बड़ी अहम है, इसको हम अंजाइना नाम देते हैं। ठीक है। और जो हार्ट अटैक है, एग्ज़ैक्टली उसकी क्या जी, सिम्पटम्स? अब हार्ट अटैक थोड़ा सा इससे इस लिहाज से डिफरेंट होता है। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझा दूं कि अंजाइना क्या है, कि आपकी नाली में एक तंगी मौजूद तो है, ठीक लेकिन है। वो तंगी ऐसी है कि उसकी अंदरूनी लेयर इंटैक्ट है। यानी नाली आपकी राउंडेड बिल्कुल सर्कुलर शेप में होती है, अंदर एक तंगी बन गई है, लेकिन वो तंगी इस हद तक पहुंच गई है कि जब आप बैठे हुए होते हैं, सुकून से होते हैं, तो वो खून के बहाव में कोई रुकावट नहीं कर रही होती। ठीक है। लेकिन जो है आपके दिल को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जैसे आपने एक्टिविटी की तो आप दिल को धड़कन बढ़ानी पड़ेगी ताकि जिस्म को खून जाए, तो जब भी दिल को जरा सा भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो वो जो आपकी दिल की नाली में तंगी थी वो अब रुकावट का बाइस बनती है, और वो खून का बहाव जितना उस वक्त दिल को चाहिए एक्टिविटी के दौरान वो नहीं मिल पाता, सही। इसलिए आपको चलने में दर्द हुआ और आप जैसे ही रुके तो ठीक हो गया। हार्ट अटैक ये होता है कि उसी तंगी जो आपकी नाली के अंदर मौजूद है, उसकी अंदरूनी तह पे जख्म आया और ओके। उस पे क्लॉट जमा होना शुरू हो गया खून में से ही, क्योंकि नेचर ने खून को ये सलाहियत दी है कि जब भी कहीं जख्म आएगा, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, तो इस ठीक खून है। ने जमना है ताकि वो खून के बहाव को रोक सके वहां पे जख्म से। तो यही सही। होता है कि वो अंदरूनी तौर पे खून का एक क्लॉट बन के उस अंदरूनी तंगी को मजीद एकदम से बढ़ा देता है। और ठीक, ये जो ठीक, ठीक। हार्ट अटैक है ये इवन 20% की तंगी पे भी आ सकता है, 10% की तंगी पे भी आ सकता है, और 80% की तंगी पे भी आ सकता है। अलामतों के लिहाज से हार्ट अटैक किस तरह डिफरेंट है एंजाइना से, कि ये एकदम से दर्द आपको सीने पे शुरू होगा। अब ये ठीक, वो ठीक। वाला दर्द नहीं होगा कि चलने पे हो रहा है और बैठने पे रुक रहा है, नहीं, रुक गया। एकदम से सही। आप सोए हुए हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप उससे पहले बिल्कुल ठीक रहे हैं, आपको कभी कोई अलामत नहीं हुई है, और एकदम से आपके सीने पे उसी अंजाइना नौयत की तकलीफ शुरू हुई,
और वो शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा अगर शदीद सीने पे दबाव, उसके साथ पसीने हैं, दम घुटने का एहसास हो रहा है, सांस रुक रही है, तो ये हार्ट अटैक की अलामत बन जाती है। ठीक। डॉक्टर साहब, जो दिल की नालियों में तंगी है, ये ब्लॉकेज अब क्यों होता है, उसकी क्या रीजंस है? अच्छा, अब ये जो है ये बैकग्राउंड अब डिफरेंट है। अब इसमें ठीक। वो सारे रिस्क फैक्टर्स आते हैं जो इंसान में मौजूद हो तो वो तंगी लाने का बाइस बनते हैं। बनते अब हैं। इन रिस्क ठीक है। फैक्टर को समझना जरूरी है कि ये फैमिली हिस्ट्री हम ओके। इसमें क्या कहते हैं कि ऐसे खानदान जिनमें अर्ली एजेस में दिल की बीमारियां हों, तो ये आपको प्रोन कर देते हैं कि आपके अंदर रिस्क आम आदमी से बढ़ गया दिल का मर्ज ठीक। होने का। ठीक। सेकंड, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, इन तमाम चीज़ों का मजमुआ ये अल्टीमेटली आपको दिल का मर्ज लाने का बाइस बनेगा। अच्छा, अब इसमें एक बात समझना ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सारी ज़िंदगी सिगरेट पीते रहे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, कुछ और नहीं फलां हुआ, सिगरेट बिल्कुल। नहीं भी पीता उसको भी हो गया। उसको हार्ट ये अटैक हो 6 गया। रिस्क फैक्टर हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली वाला होता है। ओके। अच्छा, अब ये देखें, बिल्कुल इसी तरह की मिसाल है कि एक आदमी सड़क पे चल रहा है, वो चलता फुटपाथ पे बेचारा बच बचा के गाड़ियों से, लेकिन कभी कभार गाड़ी इतनी खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट होता है कि गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ गई, तो भी बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीडेंट तो हो सकता है। हो लेकिन सकता यही है। आदमी अगर सड़क के बीच में चलेगा तो 100 मरतबा ये चलने पे 70-80 मरतबा चांस है कि एक्सीडेंट होगा, और ये फुटपाथ पे बिल्कुल। चलेगा तो 100 मरतबा में से 4 या 5 मरतबा चांस है, 95% टाइम है। तो ये एक परसेंटेज होती है, उससे हम ठीक। आइडिया करते हैं कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते, ऐसे लोग जो 100 लोग हम देखें जो सिगरेट नहीं पीते, तो उनमें दिल का मर्ज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो सिगरेट पीते हैं उनमें ज्यादा होते हैं। 100% का हिसाब वो सिर्फ अल्लाह के पास है कि किसको होना है बिल्कुल। किसको नहीं होना है। तो ये तमाम लवाजमात जो हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कि ये चीजें, इन चीजों से आप बचें तो दिल के मामलात कम हो जाएंगे, ये प्रूवन है कि इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, लेकिन 100% वाला मामला वो कोई नहीं कह सकता। ठीक, वो तो अल्लाह ही जानता है। डॉक्टर साहब, जी एक और बिल्कुल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आजकल आपके भी इल्म में होगा और हम भी अपनी एक लेमैन हैसियत से सुनते हैं कि यंग एज में हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, उसके क्या रीजन है? अच्छा, हमारे यहाँ साउथ एशियन में वैसे ही ये बीमारी बहुत कॉमन है। इवन हमारी वो रेसेस जो यहाँ से जाके इंग्लैंड, अमेरिका या दूसरे मुल्कों में रह रही हैं, तो जी जी। उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक हमारे अंदर दिल का मर्ज जल्दी उम्रों में आ जाता है। तो एक तो ठीक। ये समझ ले जेनेटिक हो गई कि हमारी ठीक जीन्स होता ऐसी है। हैं कि हमें अर्ली एजेस में आता है। दूसरा, यकीन मानिए जो हमारा लाइफ स्टाइल आजकल है, ओहो। जो मैंने बिल्कुल। अभी आपको रिस्क फैक्टर गिनवाए, स्मोकिंग बेदरेख चल रही है और यंग एजेस से शुरू हो जाती है। आजकल अब वो खेल कूद और फिजिकल एक्टिविटी का रुझान भी बच्चों से या टीनेजर से तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। अव्वल तो जी। सहूलियात ही नहीं है, दूसरा वैसे भी वो कुछ नहीं है। बाकी फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाए आप, 25-30 साल की उम्र, जिस उम्र में आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन तमाम चीज़ों के मसाइल होते हैं, तो सेहत की हालत में हमारे यहाँ कोई अपने आप को चेक करने का रुझान ही नहीं कि अपना रिस्क असेस करें और उसको टाइमली मैनेज करें। अब हमारे यहाँ दिल का हमारा अस्पताल है, हमारे यहाँ 30 से 40 साल की उम्र में एक बड़ी तादाद हार्ट अटैक के साथ आती है, और ओहो। उस हार्ट अटैक के दौरान पता चलता है कि इनको शुगर भी है, इनको ब्लड प्रेशर भी है, इनको कोलेस्ट्रॉल भी, यानी उससे पहले उन्होंने कभी अपना टेस्ट ही नहीं कराया होता कभी। कराए। अच्छा, फिर फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने पहले जिक्र किया वो नहीं है, लाइफस्टाइल यानी डाइट हम देख लें, अपनी अपने सोने जागने के रूटीन्स देख लें, तो ये एक समझ लें मजमुआ ऐसा बन गया है कि जी जिसकी वजह से हम इस दिल की बीमारियों में बहुत अर्ली एजेस में, जी। जी। तो वो ये ठीक। एक मेन रीजन बन रहा है। ठीक है, अब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से हम अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं या उसका ख्याल रख सकते हैं? सही, उसमें मैं तो ये डाइट तो या जी, एक्सरसाइज?
बिल्कुल दिन रात कोशिश होती है कि जो बंदा मुझे मिले, जहां मिले, उसको ये समझा सकूं कि भाई बचो। वैसे तो मैं एंजियोप्लास्टी ये सब कुछ हम करते हैं, लेकिन जी जी दुखी दिल के साथ कर रहे होते हैं। कोशिश ये होती है बिल्कुल, कि कोई भी आदमी यहाँ तक पहुंचे ना। पहुंचे ही ना, बिल्कुल। उसमें बुनियादी चीजें अपनी, यानी हेल्थ को, हेल्थ की हालत में अहमियत देना, इसको अल्लाह जी की नेमत जानना। हमने इसको तो ऐसे ही ग्रांटेड लिया हुआ है कि जो सेहत हमें मिली हुई है, बस इसको जैसे चाहें इस जिस्म को हम इस्तेमाल करें। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हर इस पूरे जिस्म का एक सिस्टम रखा हुआ है कि किस वक्त आपने सोना है, किस वक्त उठना है, कितनी फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, किस किस्म की डाइट आपको लेनी चाहिए। और खुदा न खास्ता आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर डेवलप हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। और बुनियादी चेकअप मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले अपनी कमर नाप लें। अगर आपकी कमर, वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपकी हाइट के आधे से ज़्यादा है, या मर्दों में 32, ख़वातीन में 32 और मर्दों में 35 से ज़्यादा है इंच, तो समझ लें आप ऑलरेडी यानी रिस्क एक पे हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं है। एक रिस्क फैक्टर ओबिसिटी का तो आपको आ गया। आ अब गया। ओबिसिटी को टेक केयर ने करने का तरीका ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है और डाइट में कैलोरी इनटेक कम करना है। तो यानी एक सेल्फ ऑडिट में इसे कहता हूँ कि एक लाइफ का आप हर चीज का ऑडिट रख रहे होते हैं कि आपको अपनी मोटरसाइकिल का ये तक पता होता है इसमें इतने महीने पे तेल डलना है, इतना बिल्कुल पेट्रोल डलना है, इसके क्लच का क्या हाल है, इसकी बाकी चीजें कैसी हैं। और अपनी जान जो सबसे कीमती चीज है, उसका कोई ऑडिट ही नहीं है कि मैं क्या खा बिल्कुल रहा हूँ, किस तरह कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर कोई बीमारियां तो नहीं आई हैं, और अगर आ गई हैं तो क्या मैं उनका प्रॉपरली उस तरह इलाज कर रहा हूँ जैसे इलाज होना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला कि जिनको पता भी चल जाता है ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का, वो फिर टोटकों में लगे हुए होते हैं। कोई ऑथेंटिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे होते जब तक कि उनको प्रॉब्लम ना आ जाए। बहुत तो ये खूबसूरत आपने बात की कि ऑडिट, ऑडिट की, सेल्फ ऑडिट की। जी बताइए आप क्या कहें। जी जी बिल्कुल। और इस अंदाज से फिर इवन मर्ज की हालत में भी हर लेवल पे उल्टी सीधी सीधी सारी चीजें करना, और फिर जब मसाइल हद से बढ़ जाते हैं तब डॉक्टर के पास आना। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आपने बहुत ही सादा और अच्छे अंदाज में बताया हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम माशाल्लाह डॉक्टर फवाद फारूक जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनके साथ, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।